अगर आपको लगता है कि आपने डर को करीब से महसूस किया है, तो जरा रुकिए। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट वन ने आपको अधूरी उलझन में छोड़ दिया था। लेकिन अगर आपने द हॉन्टिंग टेल ऑफ नवलगार पार्ट वन नहीं देखा, तो यकीन मानिए आप इस खौफ की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। डर की असली शुरुआत जानने के लिए पहले पार्ट को जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब अगर हिम्मत है तो चलिए दोबारा चलते हैं उस घर में जहां सन्नाटा बोलता है और पुरानी परछाइयां आज भी जिंदा हैं। द हॉन्टिंग टेल ऑफ नवलगार पार्ट टू। तांग से आगे। अमन ने इतने अपनेपन से पूछा कि विनोद की आंखें भर आईं, क्योंकि इतने बड़े शहर में कोई भी नहीं था जिससे विनोद अपने मन की बात कह पाता, और ना ही वह घर बदल सकता था, क्योंकि इतनी मुश्किल से एक इंडिपेंडेंट घर मिला था। जब अमन ने उससे पूछा तो वह आंसू पोंछते हुए बोला, यार एक बात करनी थी तुमसे। वो बात भी मैं तुमसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम इन सब चीजों में विश्वास करते हो। हाँ हाँ, निसंकोच बताओ अपने मन की बात। मैं भी देख रहा हूं तुम इन दिनों बहुत परेशान रहते हो, जिसका असर तुम्हारे काम पर भी दिख रहा है। विनोद ने थम थम कर कहा, बात ऐसी है यार, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक मकान किराए पर लिया है। 2 महीने का एडवांस दे चुका हूं, वो भी किसी से उधार लेकर। लेकिन यार उस घर में जब से गया हूं, रातों की नींद ही उड़ गई है। क्यों, ऐसा क्या है उस मकान में? यार शाम को जब घर पहुंचता हूं तो सुबह का साफ सुथरा किया हुआ घर सारा बिखरा मिलता है, जैसे कोई जानबूझकर सब कुछ उलट पुलट कर गया हो। कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता है तो कभी रसोई का। कल तो हद ही हो गई, शेल्फ पर रखे बर्तन धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। मैं जैसे तैसे भूखे पेट अपने पलंग पर रजाई ओढ़कर लेट गया तो ऐसा लगा जैसे कोई पायल पहनकर इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ रहा है। मैंने रजाई कसकर पकड़ ली और मुंह अंदर दे लिया ताकि आवाज ना सुनूं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने, जो उस घर में है, मेरी रजाई को एक झटके में खींचकर फर्श पर फेंक दिया। ठंडी रात में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया। तुरंत दरवाजे की ओर भागा, सिटकनी खोली और बाहर निकल आया। रात को ही सौरभ के घर जाकर सो गया। एक छोटा सा ठहराव। यह कहकर विनोद फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नया मकान ले सके। अमन बड़े गौर से सब सुन रहा था। फिर वो बोला, विनोद, क्या कभी कुछ दिखाई भी दिया है वहां पर? नहीं, बस वो अदृश्य शक्ति केवल अपने होने का एहसास कराती है। विनोद, अब तुम अपने आप को अकेला मत समझो। जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। तुम्हारे घर? क्यों नहीं भाई, देखो ज्यादा बड़ा घर तो नहीं है हमारा। हाँ, दिलों में बहुत जगह है हमारे। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े शहर में तुमने मुझे अपना समझकर अपने घर में रहने को कहा, यह कितनी बड़ी बात है। विनोद ने कृतज्ञता से कहा, विनोद, कल संडे है तो ऑफिस तो जाना नहीं है। आज शनिवार की रात है। आज तुम्हारी जगह मैं सोऊंगा उस घर में और मैं देखूंगा कि आखिर क्या है उस घर में। अमन ने विनोद को ढांढस बंधाया और अपने केबिन में लौट आया। शाम के करीब 5 बजे अमन ने विनोद को अपनी बाइक पर बैठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। पहले विनोद को अपने घर छोड़कर मां से उसका परिचय करवाया, फिर अपने कमरे में ले जाकर बोला, विनोद, आज तुम यहीं सो, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर तुम्हारे घर जा रहा हूं। अमन ने अपने झोले में गंगा जल, अलौकिक रक्षावली, माता रानी की मूर्ति और एक सफेद स्फटिक माला रखी और विनोद के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में अमन उस मकान के सामने खड़ा था। उसने सोचा, पहले आस पड़ोस से इस घर के बारे में पूछना चाहिए। वहीं सामने एक चाय की टपरी थी। अमन ने जाकर एक कप चाय मंगवाई और सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। घर की ओर देखते हुए उसने चाय वाले से पूछा, और भाई, कितने सालों से यहां चाय का काम कर रहे हो? साहब, जब यह जगह बिल्कुल उजाड़ थी तभी से चला रहा हूं।
तो फिर ये सामने वाले घर में ऐसा क्या है कि वहां कोई रात को सो नहीं पाता? चाय वाले ने गहरी सांस ली और बोला, साहब, वो सोने ही नहीं देगी उस घर में किसी को। कौन? वो जिसके ऊपर इस दुनिया के जितने जुर्म होते हैं वो सब किए गए थे। आखिरकार जब उसकी सांसें थम गईं, तब जाकर इस घर के लोगों को चैन मिला। डबल एस्ट्रिस्क। काका, जरा खुलकर बताओ ना, क्या हुआ था उसके साथ? साहब, ये मकान बदी प्रसाद जी का था। बेचारे बहुत सीधे सादे इंसान थे। कितनी ही बार घरवाली से दुखी होकर मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। उनकी घरवाली क्या थी, बस पूछो मत। कलह का दूसरा नाम। सारा दिन उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थीं। एक ही बेटा था उनका, एक नंबर का बिगड़ैल और अय्याश। मां का पूरा हाथ था उसे बिगाड़ने में। बदी प्रसाद जी के एक दोस्त थे, बड़े ही सज्जन पुरुष। उनकी बेटी रजनी को उन्होंने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। बस यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बिना बेटे और पत्नी की मर्जी पूछे उन्होंने रजनी से बेटे की सगाई कर दी। सोचा, लड़की सुंदर, सुशील और घर जोड़कर रखने वाली है, शायद इससे घर में सब कुछ बदल जाए। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रजनी जब इस घर में आई तो आते ही उसके दुखों की शुरुआत हो गई। माँ बेटे को वो जरा भी पसंद नहीं थी। बदी प्रसाद की पत्नी तो हर वक्त इस ताक में रहती कि कोई बहाना मिले और वो रजनी पर जुल्म ढा सके। और बेटा, वो तो पहले ही एक कोठे वाली को पसंद कर चुका था, उसे लाकर घर बसाने वाला था। पर उससे पहले ही बदी प्रसाद ने रजनी को बहू बना दिया। वो उसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। जानवरों की तरह मारता, हर छोटी बात पर। कहानी अभी जारी है।